Hello बच्चों, welcome to PRS the Future Academy. We are talking about the reflection and refraction of light, and in the last lecture we have completed reflection of light completely. Today we are going to discuss all about the refraction of light. यानी अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सारी थियोरी हमने इसके पढ़ ली है। मिरर आपने पढ़ लिया, मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो सब कुछ आपने देख लिया। उसके साथ मैंने आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन, मिरर फार्मूला और इसके साथ ही साथ इस पर बेस्ड 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी मैंने प्रैक्टिस करवा दिए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केवल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को अच्छे से समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कब देता है, और इसके साथ ही साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हमको किस पोजीशन में, किस लोकेशन पे दिखाई देता है। क्या ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में होता है हमको वहीं पर हमेशा दिखाई देता है, या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए इसको हम इस चित्र से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और एक आदमी यहाँ से उसको देख रहा है। अब ये आदमी से 2 रे ऑफ लाइट चलती हैं। सपोज एक कंडीशन हमने लिया है कि रे ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ पर ऐसे जाती है और इसकी आई में इंटर करती है। तो आप जानते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट इस आदमी से होकर आ रही है इसकी आई में, तो फिर ये आदमी इसको दिखाई देगा, है ना, स्ट्रेट पाथ पर। अब दूसरा केस हमने ये लिया है कि अगर मान लीजिए रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ पर न जाके इस तरीके से बेंड होके आई में इंटर करे, तो क्या इस आदमी को ये आदमी दिखाई देगा? तो इसका भी जवाब है एस। ऐसी कंडीशन में भी ये आदमी इस आदमी को दिखाई देगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट अभी भी इससे चल रही है और इसकी आई में इंटर कर रही है। इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट किस पाथ पर चलती है, इस बात पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि वो हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मतलब कि रे ऑफ लाइट चाहे जिस पाथ पर चले, बस चले और इस ह्यूमन आई में इंटर करे, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगी जहाँ से रे ऑफ लाइट चल रही थी। तो यहाँ पर हमने 2 अलग अलग केस लिए हैं, एक स्ट्रेट पाथ और एक ये ऑब्लिक पाथ। दोनों ही केस में ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट या ये आदमी इस आदमी को दिखाई देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है डिफरेंस दोनों में, कि देखिए अगर स्ट्रेट पाथ पर लाइट चल के इसके आई में इंटर करेगी तो ये आदमी जहाँ पर खड़ा है उसी लोकेशन में इस आदमी को दिखाई देगा। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट इससे जो चल रही है वो इस तरीके से बेंड होकर अगर जाए, तो इस आदमी को ये वाला आदमी इस लोकेशन में नहीं दिखता है, बल्कि किसी और लोकेशन में दिखाई देता है। और वो और लोकेशन में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ह्यूमन आई जो होता है वो रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट पाथ पर पीछे के डायरेक्शन में ट्रेस करती है। यानी ये जो रे ऑफ लाइट ह्यूमन आई में इंटर कर रही है इस तरीके से जाके, तो इसको क्या लगता है? इसको लगता है कि ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, यहाँ से कहीं से, है ना, पीछे की ओर ट्रेस करती है स्ट्रेट पाथ पर। और इस आदमी का जो इमेज है वो यहाँ पर दिखता है। यानी अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ पर जाती है तो जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर होती है हमको सेम पोजीशन पे दिखाई देती है। लेकिन रे ऑफ लाइट अगर बेंड होकर जा रही है तो उसको पीछे की ओर ट्रेस करने पर जो लोकेशन आता है वहाँ पर हमको वो ऑब्जेक्ट या वो आदमी दिखाई देता है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को अगर आप समझ गए हैं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को। सपोज कि यहाँ पर एक ये इंटरफेस है और इसके ऊपर एक अलग मीडियम है और इसके नीचे अलग मीडियम है। और ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट हैं। अगर हम मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं लेंगे तो रे ऑफ लाइट उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगी और हम ये सारी फिनोमेना को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमेना है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसको हम बोल रहे हैं मीडियम 1। मीडियम तो समझते होंगे ना, जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ये सब तो मीडियम है। तो इसको हम बोल रहे हैं मीडियम 1 और नीचे जो मीडियम है उसको बोल रहे हैं मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। और इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है, जो लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेस। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम 1 से ट्रांसपेरेंट मीडियम 2 में इंटर कर रही है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये इस तरीके से दिखा सकते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर कर रही है और अभी इंटरफेस पर पहुंची है।
ये तो आप जानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर आके गिरती है उस रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर आके ये गिरती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अच्छा, फिर आप जानते हैं कि ये जो इंटरफेस है या जो सरफेस है, इस पर और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली अगर किसी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करें तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, बस वही सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने मिरर लिया था यानी कि ओपेक मीडियम ले लिया था, लेकिन यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी इंसिडेंट रे थी, उसमें भी ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, उसमें भी नॉर्मल था, तो इसमें भी वही सारी नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ऊपर भी खींचना है और नीचे भी। ठीक है, और ये जो हमने वर्टिकल लाइन खींची इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, ये है नॉर्मल, इसको बोलेंगे नॉर्मल। दिस इज द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए जब ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आके इंसिडेंट होती है, उसके बाद इसको अगले वाले मीडियम में इंटर करना है। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि इधर का मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मतलब दोनों मीडियम अलग अलग मीडियम है। अगर ये एयर है तो मान ले रहे हैं कि इधर ग्लास है, ठीक है, या फिर वाटर है, तो दोनों अलग अलग मीडियम है। और जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। और क्यों डेविएट होती है इसको ध्यान रखिए, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है जिसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, वो उस डायरेक्शन में अब नहीं जा सकती, क्योंकि इधर का जो मीडियम है वो ये वाला मीडियम नहीं है जो ऊपर था। अगर सेम मीडियम होता तो एकदम स्ट्रेट पाथ पर जाती, बीच में मीडियम चेंज हो गया तो अकॉर्डिंग टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और चेंज किधर से किधर होगा ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखिए एक बात कि ये जो मीडियम है और ये जो मीडियम है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। अगर रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर, रेयरर और डेंसर तो समझते होंगे, फॉर एग्जांपल कि एयर और वाटर को कंपेयर करें तो एयर जो है वो रेयरर मीडियम है ना, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है कह सकते हैं। वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। इसी तरीके से अगर वाटर और ग्लास को कंपेयर करें तो बोलेंगे वाटर रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम। ठीक है, अब आप कह रहे हैं थोड़ी देर कह रहे हैं कि वाटर जो है रेयरर मीडियम है, फिर कह रहे हैं नहीं वाटर जो है डेंसर मीडियम है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी मीडियम अपने आप में रेयरर या डेंसर नहीं होता है। किसी मीडियम को रेयरर या डेंसर बोलने के लिए आपको उस मीडियम को किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करना पड़ता है। वाटर को जब एयर से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे वाटर डेंसर मीडियम है। वाटर को जब ग्लास से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे वाटर जो है रेयरर मीडियम है। इसी तरह से और जो है ग्लास वो डेंसर मीडियम है। लेकिन जब ग्लास को डायमंड से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे ग्लास रेयरर मीडियम है और डायमंड जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो कोई भी मीडियम खुद में रेयरर या खुद में डेंसर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम को आप किससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप जानते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कंपेयर किससे कर रहा है। अगर आप जो है 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं और अगर आप 1000 करोड़ वाले आदमी से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप गरीब हैं, जबकि भिखारी से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत अमीर हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई। अगर हम मान ले रहे हैं कि ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2, इन दोनों मीडियम का हमको नेचर पता है, एक रेयरर है एक डेंसर है, तो ध्यान रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में इंटर करती है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो जब इंटर कर जाती है तो किधर बेंड होगी। देखिए दो ऑप्शन है, या तो ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जो सीधे जिसको जाना है, या तो वो इधर न जाके इधर से थोड़ा इधर खिसक जाए, और इधर खिसकने का मतलब कि ये जो नॉर्मल है ये तो नॉर्मल है, इसका मतलब कि नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से ये और दूर चली जाए, इसका मतलब कि जो है नॉर्मल से दूर चली जाए। तो दो ऑप्शन है,
कोई भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाए या नॉर्मल से दूर बेंड हो जाए, है ना, अभी फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दो ऑप्शन में से कौन सा कब लागू होता है? तो ध्यान रखिए, जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में इंटर करती है तो किधर बेंड होती है? इट बेंड्स, है ना, रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, रेयरर से डेंसर में जाएगी रे ऑफ लाइट तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और दूसरा केस इससे उल्टा ले लीजिए, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर अगर ट्रैवल कर रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो ऐसे केस में जो लाइट है इट विल गो अवे या गोज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है अपने नोट्स में। इस चीज़ों को आपको ध्यान भी रखना है। कभी भी अगर आप डायग्राम बनाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए, तो ऐसा नहीं कि इधर वाटर इधर ग्लास लिखा है और रे ऑफ लाइट को किधर भी बेंड कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मीडियम, ये वाला मीडियम इस मीडियम के कंपेरिजन में रेयरर है कि डेंसर है। ठीक है, रेयरर और डेंसर जैसा भी होगा इसके अकॉर्डिंग आप जो है रे ऑफ लाइट को डिफ्लेक्ट करेंगे, बेंड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब भी रे ऑफ लाइट इस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। और किधर से किधर डेविएट होगी ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये रेयरर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है तो ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ये डेंसर टू रेयरर ट्रैवल कर रही है इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और इसी फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि रे ऑफ लाइट किसी ओपेक सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर आके गिरती थी, सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती थी, उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium, then it bends from its original path. This phenomenon of bending the light passing from one transparent medium to another is called refraction of light. जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आपने पीछे देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना को समझने के बाद आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज पढ़े थे। सिमिलरली आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को समझने के बाद यहाँ पर भी इसके भी दो लॉज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर इस लाइट को बेंड कर देता हूँ। अब ये मैंने इसको ले लिया था, चलिए इसको मैं एयर बोल दे रहा हूँ, दिस इज़ एयर एंड दिस इज़ वाटर। तो इसका मतलब कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो जो रे ऑफ लाइट ऐसे जानी थी उसको बेंड होना पड़ेगा और नॉर्मल की ओर बेंड होना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन के बाद जो रे ऑफ लाइट इधर निकल रही, तो इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया परपेंडिकुलर लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। फिर आप यहाँ से बोल सकते हैं एंगल, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज द एंगल ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। ठीक है, एक एक करके। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आपने समझ ली हैं। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ जो है वो एकदम रिफ्लेक्शन का जो लॉ आपने पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह से है, बस आपको रिफ्लेक्टेड रे वर्ड यूज़ नहीं करना है, अब रिफ्रैक्टेड रे वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आपको रिफ्लेक्शन का पहला लॉ याद है तो आप मानिए कि आपको रिफ्रैक्शन का भी पहला लॉ याद हो गया है। बस आपको रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर बोलते थे वहाँ पर बोलना है रिफ्रैक्टेड रे, है ना, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हो रही है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे मतलब जो सरफेस पर आके गिरती है, इंसिडेंट रे। उसके बाद दी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड
द नॉर्मल एट दी, कहाँ से खींचा गया है ये नॉर्मल? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से खींचा गया है, ठीक है ना। एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब देखिए, इसी चीज़ को अच्छे से क्लियर रखने के लिए मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाते टाइम बहुत ही अच्छे से इस बात को क्लियर किया था कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। नहीं तो आप अगर उस चीज़ को न समझे होते तो आपको यहाँ पर ये लगता कि ये ऊपर है इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे नीचे है, तो ये सेम प्लेन में कैसे हुआ, है ना। तो सेम प्लेन का ये मतलब नहीं कि कौन ऊपर है कौन नीचे। सेम प्लेन का ये मतलब होता है कि तीनों को जितने भी यहाँ पर मतलब ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों, अगर मान लीजिए ये जो पूरा डायग्राम बनाया गया है, अगर इसको कागज़ के सरफेस पर ये पूरी फिनोमेना होती तो तीनों के तीनों जो रेज हैं वो सरफेस पर ऐसे चिपके हुए होते। और मैंने ये एग्जांपल भी दिया था ये इस तरह से, ये देखिए जितनी भी उंगलियां आपको दिख रही हैं सब के सब, अगर आप इस साइड से देख रहे होंगे तो आपको ये जो है एक प्लेन में दिख रही होंगी, ये पूरा एक प्लेन है, ये सब के सब इस टाइम एक प्लेन में है। अगर हम इसको आगे पीछे कर देते तो सबका प्लेन अलग अलग हो जाता। तो ये जो फिनोमेना होती है, अगर हम सपोज ये मेरे हाथ पर होती तो जिस तरह से ये इंसिडेंट रे जिस प्लेन में रहती है उसी प्लेन में इधर से रिफ्रैक्टेड रे भी निकलती है और उसी प्लेन में यहाँ पर नॉर्मल भी रहता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। दूसरा वाला क्या है? दूसरा और इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और दूसरा जो लॉ है उसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए साइन ऑफ आई मतलब आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ रेशियो लेना है? टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant, और इस कांस्टेंट को क्या कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 1 and 2 से, ठीक है। यही है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2 या फिर 1 mu 2 भी, ठीक है। तो 1 and 2, और इसको पढ़ते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ना जान गए तो समझ लीजिए कि इस फार्मूले पर आने वाले हर एक न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो लैंग्वेज में ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो 1 and 2 है जो कि साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल है, इस 1 and 2 को कहते हैं, इसको पढ़ते हैं किस तरीके से, इसको मुझे इधर लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको रब करके। 1 and 2 को क्या पढ़ेंगे? 1 and 2, और देखिए आपकी 1 and 2 हमने लिखा है क्यों? क्योंकि ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। जब रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में इंटर करती है तो यहाँ पर लिखते हैं 1 and 2। अगर यही रे ऑफ लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में इंटर करती तो यहाँ लिखते 2 and 1, ठीक है। और पढ़ने का तरीका क्या है कि 1 and 2 का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है इसको हम लोग अगले टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही एन जो है इसी को बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। अब देखिए यहाँ 2 लास्ट में लिखा है तो 1 and 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अगर ये लाइट जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने इस तरीके से लिखा होता कि 2 and 1, तो इसको क्या पढ़ते? इसको पढ़ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये मीडियम आप जान रहे थे कि ये एयर है, ये वाटर है, तो एयर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को डब्ल्यू से, तो आप इसको कैसे लिख देते? 1 and 2 की जगह पर क्या लिख सकते थे? 1 and 2 को आप लिखते ए, चलिए 1 and 2 को लिखते ANW, है ना, ANW। इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से वाटर में इंटर कर रही है, और ये पूरा लिखा क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। चलिए अगला मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। इसको क्या पढ़ेंगे? ANG। इसको क्या पढ़ा जाएगा? तो इसको पढ़ा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इसका मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में गई,
ठीक है, चलिए लास्ट है यहाँ पर पढ़ लीजिए। WNG का क्या मतलब होता है? WNG को कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करी होगी? वाटर से ग्लास में। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको पढ़ना जानिए कि 1 and 2 का मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ये किसके इक्वल? साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल। और इसी को, ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसी फिनोमेना की वजह से, अब जैसे आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी और ये बेंड होके इधर चली गई, बेंड हो गई। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब रे ऑफ लाइट बेंड होकर आती है कहीं से भी, तो जिस डायरेक्शन में वो हमारे आँख में इंटर करती है, हमारी आई में इंटर करती है, हमारी आँख उसी को जस्ट स्ट्रेट एकदम डायरेक्शन में पीछे की ओर ट्रेस करती है और उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर है, जबकि वो ऑब्जेक्ट वहाँ नीचे कहीं पर था। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी फिनोमेना हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलती है। जैसे अगर कोई टैंक है, उसमें वाटर या लिक्विड, कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है, तो उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, मछली जो है, तालाब में आप जाते हैं, मछली जहाँ पर रहती है, जहाँ पर आप उसको देखते हैं, रियल में वो वहाँ पर नहीं होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि वो पानी के अंदर है, एक अलग मीडियम है ट्रांसपेरेंट, और आप जो है एयर में खड़े हैं, एयर मीडियम में है, कहीं पर सरफेस पे बैठे हैं। तो इसका मतलब कि जब उससे कोई रे ऑफ लाइट आ रही होगी तो वाटर से जब एयर में आई होगी तो वो बेंड हो जाती है, और जब वो बेंड हो जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होने की वजह से हमको वहाँ पर नहीं दिखाई देती, अलग लोकेशन में दिखाई देती। इसी तरीके से एरोप्लेन जो हमारे ऊपर उड़ता हुआ जाता है, दिखाई देता है, वो जहाँ पर होता है रियल में हम उसको वहाँ नहीं देख रहे होते, है ना। जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ से जा रही, वहाँ पर वो नहीं होती, उसका लोकेशन कुछ अलग होता है। ठीक है, इसी तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, आसमान में जो तारे आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए भी, उसका भी रीज़न क्या है? वो होते एकदम गोल हैं, सन की तरह। सन भी एक स्टार है ना। तो सन की तरह वो लोग हैं तो गोल ही, लेकिन वो हमको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ से रे ऑफ लाइट जब आती है तो हमारे पास आते आते कई बार उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे फिनोमेना हमारे डेली लाइफ में है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती रहती हैं। जैसे किसी पेंसिल को, किसी पेन को आप किसी लिक्विड में डुबा दीजिए, आधा डुबा दीजिए, आधा बाहर रहे, तो जब उसको साइड से आप देखेंगे तो आपको वो तिरछा दिखाई देता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। इन सारी फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये किस तरीके से होता है ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहीं पर वो मछली है ना, यहीं पर अगर वो मछली है और यहाँ से जब रे ऑफ लाइट चलती है ना, इसका मैं उल्टा कर रहा हूँ, अगर इधर से रे ऑफ लाइट चल के यहाँ जा सकती है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चल के यहाँ ही जाएगी। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट होती है वो रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करती। ठीक है, कि यहाँ वाली रे अगर यहाँ जा सकती है तो फिर यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से रे इसी पाथ पर बिल्कुल जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर मछली यहाँ पर है तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी तो आप समझ रहे हैं डेंसर टू रेयर जा रही, तो डेंसर टू रेयर जाएगी तो फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से चली जाएगी। और आप जब यहाँ से इसको देख रहे होंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख रहे होंगे तो आप इसको पीछे की ओर ट्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि मछली यहाँ पर है। ठीक है, रियल में है यहाँ पर, लेकिन वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसी वजह से जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, कोई ऑब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंट मीडियम में रखा हुआ, वहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी तरफ आती है, तो रास्ते में अगर दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया उसकी बजाय, जिसमें वो ऑब्जेक्ट है, उसके अलावा कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाएगा, तो फिर वो उसका पाथ डेविएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमको उस लोकेशन में न दिखाई दे के किसी और लोकेशन में दिखाई देती है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उसमें रे ऑफ लाइट किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक बेंड होगी, इस चीज़ को बताने वाला ये एक पैरामीटर है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ये सपोज करिए कि इधर ये ग्लास है और ये वाटर है, यानी दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये वाटर है और ये ग्लास है। रे ऑफ लाइट सपोज कि अब मैं ऊपर एक और मीडियम ले रहा हूँ और ये मीडियम है एयर, कि रे ऑफ लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी तो आप समझ रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है, तो बेंड तो होना है, रिफ्रैक्शन तो होना है। इसका रिफ्रैक्शन हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाए। अब ये रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से
ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट होगी ये डिपेंड करता है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो ये डिसाइड करता है कि उसके अंदर जब रे ऑफ लाइट इंटर करेगी तो वो कितना बेंड होगी, उसका स्पीड कितना कम होगा। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन इस वजह से होता है क्योंकि उस मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसके अकॉर्डिंग उस रे ऑफ लाइट की स्पीड कम हो जाती है और वो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, एक पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि रिफ्रैक्शन किस एक्सटेंट तक होगा। इसी तरीके से अब ये वाटर से ग्लास में जाएगा। अब चूंकि आप देखिए ये वाटर है, ये ग्लास है, तो ये ज़्यादा डेंसर है तो इसमें और ज़्यादा जो है बेंडिंग हो जाएगी, और ज़्यादा रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना बेंड होगी, कितनी स्पीड कम होगी, ये डिपेंड करता है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का अपना तो होता ही है, साथ ही साथ ये भी यहाँ पर मैटर करता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में कितना है, इसके कंपैरिजन में कितना है। सपोज कि अगर इसका 1 है और इसका मैं कह रहा हूँ कि इसका 2 है तो आप बोलेंगे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके रिस्पेक्ट में कितना है तो बोलेंगे इसके रिस्पेक्ट में 2 गुना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपसे कि ये 1.5 है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। और अगर हम इससे अब कंपेयर करें तो अब वो डिफरेंस नहीं है जो इसके पहले था। इसके पहले इसमें बिल्कुल 2 गुने का डिफरेंस था, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, जैसा इनका अपना कंपैरिजन होगा, जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपना रेशियो रहेगा, उसी रेशियो में रे ऑफ लाइट यहाँ पर बेंड होती है, उसी रेशियो में यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं वो चेंज होते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ से आपको यही पता चला कि साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1/2। यानी इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वही ये डिसाइड करता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपको पता ही होगा कितना आपने दिया है। ठीक है, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर 1/2। एक और पॉइंट यहाँ पर याद कर लीजिए कि 1/2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं n2 अपान n1, n2 अपान n1। n2 अपान n1 में n2 क्या है, n2 जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना इसका खुद का। n1 क्या है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और 1/2 क्या है, तो 1/2 पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो ये जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। इसके रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2, जबकि इसका अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ठीक है, तो एक तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए कि साइन आई अपान साइन आर बराबर 1/2 बराबर n2 अपान n1। ये तो स्नेल्स लॉ ही है, बस ये चीज़ आपको नहीं मिली होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम सपोज कर लीजिए कि पहले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो थी v1, दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको बोल रहे हैं v2। ठीक है, और पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इनकी स्पीड का क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन आप याद रख लीजिए, यानी रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट। और ये रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि 1/2 इज इक्वल टू v1 अपान v2। यानी 1/2 इक्वल टू v1 अपान v2 का मतलब क्या कि अगर रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, है ना। तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही डिसाइड करेगा कि दूसरे वाले मीडियम में जाने के बाद इसकी लाइट की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, अच्छा अब ये मान लीजिए कि पहला वाला मीडियम क्या है, पहला वाला मीडियम हम सपोज कर रहे हैं कि एयर है या फिर वैक्यूम है। वैक्यूम तो समझते ही होंगे, वैक्यूम का मतलब कि जहाँ पर एयर भी नहीं हो, और इन दोनों की डेंसिटी लगभग सेम होती है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेते हैं 1। ठीक है, तो पहला मीडियम एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तो ऐसे केस में आप जानते हैं एयर या वैक्यूम के लिए फॉर एयर यानी मीडियम 1 जो है वो एयर या वैक्यूम होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि एयर या वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, c से, है ना। तो v1 की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, c लिख देंगे। और v2 जो है वो कोई मीडियम है। अगर हम ये मान लें कि रे ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो पहला मीडियम तो एयर या वैक्यूम हो गया, और दूसरा वाला मीडियम कोई भी मीडियम हो सकता है, और उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट v2 थी उसको हम सिंपली v बोल दे रहे हैं, है ना, vm भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी इन मीडियम।
तो ऐसे केस में आप देखिए ये फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, 1n2 इज इक्वल टू सी अपान V2 को हम क्या लिखने जा रहे हैं, V। और ये फार्मूला हम केवल तभी यूज़ करेंगे जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर कर रही हो। जैसे एयर या वैक्यूम से लाइट आए और ग्लास में इंटर करे, ऐसे में आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। एयर या वैक्यूम से आए जो है वाटर में इंटर करे, तो ऐसे में आप लिख सकते हैं। एयर या वैक्यूम से आए केरोसिन में इंटर करे, तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम से किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करती है, तो आप इस फार्मूले को, ये वाले फार्मूले को सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिखते हैं। और ये फेमस इस तरीके से है कि ये 1n2 जो है ना, ये अंडरस्टूड रहता है कि रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, और ये जो n है, n का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये अंडरस्टूड होता है। तो कई जगहों पर ये नहीं भी लिखा रहता है, तो आपको समझ लेना है कि वो n का मतलब यहाँ 1n2 है। तो n इज इक्वल टू सी अपान वी, ये काफ़ी फेमस फार्मूला है। ठीक है, तो आप यही याद रखिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया, पहली बात तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना मैंने आपको बता दी कि जब रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाता है तो बेंड हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में होते हैं। और दूसरा है साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू 1n2, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक पैरामीटर होता है जो ये डिसाइड करता है कि इसमें आने के बाद स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज हो जाएगी, ठीक है, और कितना रिफ्रैक्शन होगा। और उसके लिए फार्मूला क्या था, 1n2 इज इक्वल टू V1 अपान V2। पहला मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है तो आप इसी फार्मूले को इन जनरल ऐसे भी लिखते हैं, n इज इक्वल टू सी अपान वी। और c का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और इसकी वैल्यू भी याद रखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितना होता है, c इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिए। बस एक पॉइंट और आपको मैं बता देता हूँ, इसके बाद ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, उसको आप जरूर से ज़रूर पढ़ेंगे, है ना। उसमें 10-12 ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे गए। सबको आपको लर्न नहीं करना, सबको आपको याद नहीं करना, लेकिन एक बार पढ़ना है आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर वो आपको बता दे रहा हूँ जिसको आपको याद रखना जरूरी है। तो कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एयर के लिए अगर बात करें तो एयर के लिए आपकी बुक में लिखा रहता है 1.0003, लेकिन आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मान के इसको याद कर लेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम 1 सपोज किया जाता है, तो इसको आप 1 याद कर लीजिए। इसके बाद बात आती है वाटर की, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.3, ठीक है, 1.33। तो मैंने 1.3 लिखा हुआ है, चलिए 1.33 ही लिख देते हैं। इसके बाद बात आती है ग्लास की। अब देखिए, ग्लास 2 टाइप के ग्लास होते हैं। आप जब बुक में देखेंगे तो अलग अलग तरीके के ग्लास होते हैं। फ्लिंट ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है। तो जिस तरीके का ग्लास होगा, जैसी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी बेस पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। अलग मीडियम, उसकी डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो अलग अलग होता है। तो दोनों का देखेंगे तो एक का 1.52 है और एक का 1.54 है। तो 1.5 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये आपको दिया जाएगा, अगर ऐसी कोई बात होगी दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, तो आप सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लर्न नहीं करना है आपको। इसके अलावा ग्लास के अलावा आप डायमंड की बात कर लेते हैं। देखिए, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, ये होता है 2.42, और इसीलिए थोड़ा स्पेशल है। तो इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद कर लीजिए और बाकी को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ों को आप नोट करिए, जो है पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।